डीडी राजस्थान के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कार्यक्रम और मैं हूं आपकी होस्ट छवि सहाय। हमारा कल कैसा जाने वाला है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने आज क्या किया है, और हमारे भारत का कल कैसा जाने वाला है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा यूथ आज क्या कर रहा है, हमारा युवा आज क्या कर रहा है। कैसे सशक्त युवा भारत को सशक्त बनाता है, आज के इस शो में इसी बारे में बात होने वाली है। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ में जुड़े हैं श्री महेश शर्मा जी, पूर्व उपनिदेशक नेहरू युवा केंद्र। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि 12 जनवरी को युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? हाँ, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया छवि जी। पूरी दुनिया में स्वामी विवेकानंद को युवाओं के प्रणेता के रूप में जाना जाता है, माना जाता है जी। और भारत में विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं जी। और पूरी दुनिया में युवा दिवस के रूप में इस दिवस को मनाया जाता है। हम सब लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ही एक ऐसे हमारे आध्यात्मिक गुरु रहे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत की संस्कृति को ऊंचा उठाने का काम किया है। भारत के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनके बहुत उपदेश हैं जिनका पालन करने के लिए राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया जाता है। लोगों को बताया जाता है, युवाओं को बताया जाता है कि इस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में उनके उपदेशों को, उनके आदर्शों को अपनाया जाए, जिससे वो भारत के विकास में महती भूमिका अदा कर सकते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद, जिनका नाम नरेंद्र था, उनको राजस्थान में बहुत ही महती उनकी भूमिका रही है। राजस्थान के खेतड़ी स्थान पर जो वहाँ के राजा अजीत सिंह थे, उन्होंने उनको सही मायने में नाम दिया, स्वामी विवेकानंद के नाम तक पहुँचाया और उस संदेश को जो पूरी दुनिया में पहुँचाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। तो जुनून का जो खेतड़ी स्थान है वो हमारे राजस्थान में पूरी दुनिया में इसलिए जाना जाता है कि स्वामी विवेकानंद को प्रेरित किया और ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जिससे वो शिकागो में गए और शिकागो में जाने के बाद में वहाँ के धर्म सम्मेलन में जो उन्होंने उपदेश दिया विश्व बंधुत्व का और पूरी दुनिया को एक साथ रहने का, विश्व बंधुत्व का, और साथ ही साथ इस बात का कि हमारी जो संस्कृति है वो पूरी दुनिया में जानी जाए, मानी जाए, और इसलिए राजस्थान का एक अटूट रिश्ता स्वामी विवेकानंद के साथ में रहा है। वंडरफुल। जैसा कि आपने बताया तो स्वामी विवेकानंद जी की किताबें मैं भी बहुत पढ़ती हूँ और सही मायने में बहुत इंस्पायर्ड हूँ उनसे। कैसे वो भारत से निकले, उन्होंने पूरे विश्व भर में भारत का नाम ऊंचा किया, संस्कृति को ऊपर किया। आज मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसे कौन से आदर्श हैं स्वामी विवेकानंद जी के जो हमारे यूथ को फॉलो करने चाहिए? स्वामी विवेकानंद का बहुत अच्छा एक स्लोगन है जो पूरी दुनिया में जाना जाता है और युवाओं के लिए सीधा सा संदेश है कि उठो, जागो और आगे बढ़ते रहो जब तक मंजिल की प्राप्ति न हो जाए। जी। वो सीधा संदेश इस बारे में है कि वो परिश्रम करें और परिश्रम के साथ में अपने मनोयोग से पूरी ताकत के साथ में जिस मंजिल को पाना चाहते हैं, जिस उद्देश्य के लिए वो काम करना चाहते हैं, जिस उद्देश्य को पाना चाहते हैं, उसके लिए पूरी मेहनत और लगन के साथ में काम करें तो वो निश्चित रूप से अपनी मंजिल को पा सकते हैं। ये सीधा सा संदेश स्वामी विवेकानंद ने दिया। और साथ ही स्वामी विवेकानंद ने यह भी कहा था कि ऐसे 100 कर्मठ युवा अगर मुझे मिल जाएं जो मेहनती हो और पूरी ताकत के साथ में अगर वो मेरे साथ काम करे तो मैं पूरे समाज में परिवर्तन ला सकता हूँ। इतना विश्वास था युवाओं के से ताकत पर स्वामी विवेकानंद को कि युवा एक ऐसी ताकत है जो समाज में परिवर्तन ला सकती है, और इसके लिए युवाओं को प्रेरित करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने बहुत सारे उपदेश दिए हैं। देखिए, मैं एक बात जानती हूँ कि जो उस उम्र में होता है, जो अपने युवा वाली एज में होता है, वो समझ नहीं पाता कि उनके पास में कितनी स्ट्रेंथ है सोसाइटी को बदलने की, वो क्या कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे क्या योगदान रहते हैं युवा पीढ़ी के भारत में या हमारी सोसाइटी में? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। हमारी राष्ट्रीय युवा नीति के तहत 15 से 29 साल तक के युवा कहलाते हैं जी। और भारतीय जो संविधान के अनुसार जो राष्ट्रीय युवा नीति बनाई गई है उसमें युवाओं के लिए सीधा सा यह है बताया गया कि 15 से 29 साल तक के ऐसे युवा जो चाहे किसी भी क्षेत्र में रहते हों, कि कहीं भी किसी भी स्थान पर हों, किसी भी जाति और धर्म से संबंध रखते हों, वो सब युवा कहलाते हैं। और विशेष बात यह है कि युवा अपने लिए अपने साथ साथ
चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र की बात करते हैं, चाहे वो हम आध्यात्मिक क्षेत्र की बात करते हैं, हमारी संस्कृति को ऊपर उठाने की बात करते हैं, युवा का उसमें योगदान महत्वपूर्ण होता है। और आज हम चाहते हैं कि आज का युवा जो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, जिसका काफ़ी समय सोशल मीडिया में गुजरता है, हम ये चाहते हैं कि हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए भी वो काम करें। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद के जो संदेश थे वो उन्हें सिखाए और पढ़ाए जाते हैं। और हम यह भी प्रयास करते हैं कि नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से व अन्य दूसरे NGOs और दूसरी संस्थाएं जो राष्ट्रीय निर्माण के कार्यक्रमों से जुड़ी हुई है, वो सभी ये प्रयास करती है कि युवाओं को हम राष्ट्र की मुख्य धारा में लाएं। राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें स्वामी विवेकानंद के उपदेशों को बताएं, साथ ही इस बात के लिए प्रेरित करें कि वे अपना समय कुछ समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए दें। संस्कृति को अच्छा बनाने के लिए, संस्कृति को बनाए रखने के लिए, जो हमारे पुरातन मूल्य हैं उनको जीवित रखने के लिए वो प्रयास करें। इसके संबंध में हम उन्हें बार बार प्रोत्साहित करते हैं, जानकारी देते हैं। और भारत सरकार और राजस्थान सरकार भी इस संबंध में लगातार काम कर रही है। और ये कोशिश रहती है कि युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ा जाए और राष्ट्र की मुख्य धारा में लाया जाए। जी, नेहरू युवा केंद्र किस तरीके से और काम कर रहे हैं युवाओं के लिए, युवाओं के हित में, युवाओं को एम्पावर करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए? जैसे अभी आपने एक बात बताई कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में उनको बताया जाता है, उनके एथिक्स के बारे में बताया जाता है, और किस तरीके से मोटिवेट किया जाता है स्ट्रेंथन करने के लिए युवाओं को? देखिए, नेहरू युवा केंद्र का बहुत बड़ा काम युवाओं को संगठित करके राष्ट्र निर्माण से जोड़ना है जी। और इसके लिए ग्रास रूट से गाँव में जहाँ युवा मंडल और महिला मंडल बनाए जाते हैं जी। और युवा मंडल और महिला मंडल को एक कार्यकारिणी के रूप में तैयार करके एक संगठन के रूप में तैयार किया जाता है, जो अगर उसको नेहरू युवा केंद्र से और राज्य सरकार से रजिस्टर्ड करके एक NGO के रूप में उसको स्थापित किया जाता है। तो एक छोटा सा NGO जो गांव के स्तर पर गांव के विकास के लिए सक्रिय रूप से काम करता है, उसको सीधा नेहरू युवा केंद्रों से जोड़ करके और हम युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ग्रामीण विकास से जोड़ने का काम करते हैं। इसके लिए विशेष रूप से ये कहा जाता है कि जो युवा मंडल और महिला मंडल है वो गांव में सुविधाओं को विस्तार करने के लिए काम करता है, गांव में संस्कारों की स्थापना करने के लिए काम करता है, गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करता है। ऐसी योजनाएं जो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, जिनसे गांव के युवाओं को, गांव के लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, सिंचाई के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, इन सब में। और साथ ही साथ गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, जैसे गांव में 8वीं तक स्कूल है तो उसको 10वीं तक कैसे किया जा सकता है, इसके लिए किस प्रकार की सुविधाओं की जरूरत होगी और किस प्रकार के प्रयास करने चाहिए, चाहे वो MLA या MP साहब से इनसे मिल करके इनके फंडिंग करा करके उसको अपग्रेड कराया जाए। जिससे बहुत बार ऐसा होता है कि सरकार ये चाहती है कि अगर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वहाँ की जो सुविधाएं उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो। जहाँ पे कोशिश होती है कि ANM आती है, वहाँ कोशिश ये की जाती है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुले। इसके लिए गांव वाले प्रयास करते हैं, सब मिलकर के प्रयास करते हैं और वो युवा मंडल और महिला मंडल के माध्यम से प्रयास करते हैं। और युवा मंडल और महिला मंडल के लोग जो 15 से 29 साल तक के युवा हैं वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, चाहे वो खेल की बात हो, सांस्कृतिक की बात हो। यानी कहने का मतलब यह है कि वो अपने आप को फिट रखते हैं। जो फिट इंडिया का हमारा भारत सरकार का एक कार्यक्रम भी चल रहा है पिछले दिनों से, उसके तहत स्वयं को फिट रखना है, गांव को फिट रखना है और गांव को अच्छा बनाना है। तो अच्छा बनाने में बहुत सारा योगदान युवाओं का होता है, युवा मंडल और महिला मंडल के माध्यम से। करेक्ट। मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगी कि बहुत सारे युवा हैं जो इस वक्त अभी आपको देख रहे हैं, जो वॉलंटियर करना चाहते होंगे, कुछ अच्छा करना चाहते होंगे सोसाइटी के लिए, वो किस तरीके से नेहरू युवा केंद्र से जुड़ सकते हैं या भारत सरकार या राजस्थान सरकार से जुड़ के वॉलंटियरशिप कर सकते हैं? देखिए, युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में स्थापित है। नेहरू युवा केंद्र ग्रामीण युवाओं के लिए है। जब इसकी स्थापना की गई थी तो गैर छात्र ग्रामीण युवाओं के लिए की गई थी, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ये उचित नहीं है। इसलिए इसमें सभी ग्रामीण लोग जो गांव में रहते हैं, जिनका एज ग्रुप 15 से 29 साल तक है, वो बेरोजगार युवा या गांव में रह करके अपनी पढ़ाई, प्राइवेट पढ़ाई करने वाले युवा, वो सब इसमें शामिल होते हैं। लेकिन स्कूल कॉलेजेस में जो पढ़ने वाले युवा हैं, उनके लिए भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत NSS एक स्कीम है
राष्ट्रीय सेवा योजना, वो उसमें भाग ले सकते हैं। एनसीसी है इसी तरीके से, स्काउट और गाइड है इसी तरीके से। ये सब सोशल काम करने के लिए लोगों को प्रेरित करती हैं सारी संस्थाएं, और इनके तहत युवा जुड़ करके काम करते हैं, जिससे गांव को आगे बढ़ाया जा सकता है, शहर को आगे बढ़ाया जा सकता है, हमारे देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। वंडरफुल। अभी मैं आपसे एक प्रश्न ये जानना चाहूंगी कि पहले जो यूथ हुआ करते थे, युवा लोग हुआ करते थे, और अब का जो युवा है, उनमें क्या मेजर डिफरेंस है? क्या पॉजिटिव डिफरेंस है, क्या नेगेटिव डिफरेंस है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। पहले के युवा को और अब के युवा को अगर हम देखते हैं तो उनमें बहुत अंतर है जी। पहले का युवा समय उसके पास होता था अपने घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, और उनको जो सुविधाएं दी जाती थी, चाहे वो खेल की सुविधा हो या सांस्कृतिक क्लब बना करके उनको कुछ कल्चरल इंस्ट्रूमेंट दिए जाएं या स्पोर्ट्स के लिए कोई मटेरियल दिया जाए, तो उनका पूरा उपयोग वो करते थे। यानी आउटडोर अधिक था, और वो आपस में बैठ के एक बातचीत किया करते थे, विचार विमर्श किया करते थे, डिस्कशन खूब हुआ करते थे, और इससे वो अपनी समस्याओं के बारे में बात करते थे, अपनी समस्याओं को उनके निराकरण के लिए आपस में उसका रास्ता भी एक दूसरे से सुझाते थे, बताते थे, और जो सीनियर लोग हैं उनसे बात करते थे, पूछते थे, और उनका आशीर्वाद उनके साथ रहता था, चाहे गांव के सरपंच हो या वहाँ के स्कूल के हेडमास्टर हों या वहाँ के बुजुर्ग लोग हों, उनसे वो मालूम करके, जानकारी करके और गांव के विकास में अपना योगदान करने के लिए प्रेरित होते थे। आजकल के युवा का हम कह सकते हैं वो है, लेकिन मैं यूँ कहूँगा कि कई बार तो उनसे ज़्यादा हो जाता है कि पुराने जो लोग हैं उनको काफ़ी समय लगता था, और अभी आज करके जो नए युवा हैं उनको कम समय लगता है। उन सभी बातों को जानने और सीखने के लिए उनको कम समय लगता है, और जानकारी उनके पास फटाफट आ जाती है, मोबाइल के माध्यम से, नेट के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से। और ये जो अब जो निश्चित रूप से परिवर्तन आया वो ये है कि अब के युवा के पास समय नहीं है। उसके 2-3 कारण हैं। सबसे बड़ा तो कारण यह है कि अब पढ़ाई जो है पहले से थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो गई है, और लोगों का ध्यान कैरियर बिल्डिंग पे भी लगा है। और दूसरा यह है कि जो अभी आप सब लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया अभी इतना ज़्यादा प्रचलित हो गया है कि हमारे युवा का काफ़ी समय उस सोशल मीडिया में चले जाता है, और वो सारी बातें जो सोशल मीडिया पे उनको उपलब्ध हो जाती है, चाहे वो जानकारी वो स्वयं लेना चाहे वो भी, और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें हैं, और कई बार वो मनोरंजन के लिए बहुत समय उसमें निकाल देते हैं, लगा देते हैं, और वो जो उनका एक मैं कहूँगा कि कॉन्क्रीट टाइम है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन टाइम, जिसका वो यूज़ कर सकते हैं अपने फैमिली के लिए, परिवार के लिए, खुद के भविष्य को बनाने के लिए, वो समय उसमें जाया हो जाता है। ये एक ज़रूर थोड़ा सा नुकसान हुआ है। बाकी जानकारियाँ तो सब कुछ अब उनकी मुट्ठी में है, हाथ में मोबाइल में है, जो भी वो जानना चाहते हैं सब मोबाइल से पता लग जाता है, सब वो गूगल से और नेट से उनको सारी जानकारियाँ मिल जाती है। लेकिन ये सब कुछ तब संभव है जब स्वयं युवा क्या चाहता है, इस बात पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है। आज का युवा स्वयं क्या चाहता है इस बात पर निर्भर करता है, और इसके लिए उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, उनको सही रास्ता बताने की ज़रूरत है, और उनको ये बताने की ज़रूरत है कि इस बात से आपका फ़ायदा है, इस बात से आपका फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल सही बात। और इसके लिए पेरेंट्स को, टीचर्स को और सीनियर लोगों को सबको जागरूक रहने की ज़रूरत है। हमारे जब नेहरू युवा केंद्र के जो कार्यक्रम होते रहे हैं उनमें हम सब लोग जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इस बारे में बात करते हैं। दूसरे शब्दों में कहना चाहूँगा कि संस्कारों को जिंदा रखने का सबसे बड़ा दायित्व तो आज के युवा का है, और अगर वो संस्कार अपने जिंदा रख सकते हैं, बनाए रख सकते हैं, तो निश्चित रूप से आगे आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही अनुकूल और अच्छा रहने वाला है। हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान युवाओं का है, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए सबसे बड़ा योगदान युवाओं का है, क्योंकि हमारे आज के युवा कल का हमारा भविष्य है। और हम सब लोग जानते हैं, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 15 से 29 साल तक के जो युवा हैं वो तो सही मायने में जो हमारी राष्ट्रीय युवा नीति है उसके तहत उनको युवा माना गया है, लेकिन हमारी मध्यम औसत आयु, जो औसत आयु है मध्यम रूप, अगर उसका मिडिल देखा जाए तो वो 28 वर्ष है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अमेरिका, चाइना और वहाँ सब जो दूसरे और जो कंट्री हैं उनसे बहुत अच्छा हमारा है। ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि वो हमारा जो मध्यम औसत आयु है वो सबसे अच्छा है। यानी यूँ दूसरे शब्दों में कहें तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा हमारे देश में निवास करते हैं। वंडरफुल, ग्रेट। और यह भी मैं बताना चाहूँगा कि 13 साल से लेके 29 साल तक के युवा आज हमारे देश में 60 करोड़ से ज़्यादा युवा है। वंडरफुल। और ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है,
और इन युवाओं की ताकत को अगर हम सही रूप से हम इस्तेमाल करें जी, हमारे देश की सरकारें इस्तेमाल करें, राज्य की सरकारें इस्तेमाल करें, उनको सही दिशा निर्देश मिल जाए, इसके लिए पेरेंट्स, टीचर्स और हम सब लोग जो मोटिवेटर्स हैं, जो इस सोशल डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, उनको प्रेरित करें ठीक ढंग से, तो पूरी दुनिया में हम सबसे तेज़ गति से आगे निकल सकते हैं। हमारा देश सबसे तेज़ गति से आगे निकल सकने में सक्षम है और ताकत इसकी मिलती है। और एक और बात मैं कहूँगा, अभी फिट इंडिया की बात जब चली थी, इसी तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि अभी हमारा 2014 से जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है पूरी दुनिया में, जो भारत ने इसकी शुरुआत की, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की, युवाओं को फिट रखने के लिए, पूरे देश की जनता को फिट रखने के लिए, उसके लिए युवाओं ने जो प्रयास किए वो भी अभूतपूर्व है। जी, बिल्कुल। अभी केवल नेहरू युवा केंद्र नहीं, पूरी सारी संस्थाओं में, शिक्षण संस्थाओं में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, लेकिन इसके साथ ही साथ लगातार सबको योग के बारे में बताया जाता है। और ये इसीलिए कि अगर फिट इंडिया मूवमेंट जो हमारा शुरू किया गया है भारत सरकार के द्वारा, वो लगातार जारी तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ योग को जोड़ करके देखा गया है। तो इसलिए अगर हमारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, तो पूरी हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी ताकत है युवा, उनको फिट रखने के लिए भी हम सब लोग मिलकर के प्रयास करते हैं। इससे निश्चित रूप से हमारे देश को फायदा होने वाला है। अभी आपने एक बहुत ज़रूरी बात बोली कि अगर एक सशक्त युवा बनाना है तो उसके लिए उनके पेरेंट्स का भी योगदान है, सोसाइटी का भी योगदान है। सोसाइटी में हम लोग कई बार देखते हैं कि उस उम्र के लोगों को कहा जाता है कि इन्हें तो अक्ल ही नहीं है, ये तो अभी जानते ही नहीं, इन्होंने तो दुनिया देखी ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनको ये डिमोटिवेट करने वाली बात हो गई, जो जनरली हो जाता है जाने अनजाने, ऐसे सोसाइटी कर देती है, कई बार फैमिली मेम्बर्स कर देते हैं। तो आप क्या राय देना चाहेंगे सोसाइटी को, फैमिली मेम्बर्स को, कि किस तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए युवा को, ताकि वो स्ट्रेंथन हो और अपने लिए बेहतर सोच सकें? देखिए, आपने जो वास्तविकता से जुड़ी हुई एक बात बताई है, निश्चित रूप से डिमोटिवेट हो जाता है युवा जब उसको कहा जाता है कि भाई तू कुछ नहीं समझता, तुझे कुछ नहीं आता है और हमने दुनिया देखी है। ये निश्चित रूप से, लेकिन इस चीज़ को समझना चाहिए कि पहले के भारत में और आज के भारत में बहुत अंतर है। पहले की सुविधाओं और आज की सुविधाओं में बहुत अंतर है। पहले जो परिस्थितियां थी, आज की परिस्थितियां हैं, उनमें बहुत अंतर है। पहले जो साधन हमारे पास उपलब्ध थे, आज जो साधन उपलब्ध हैं, उनमें बहुत अंतर है। तो पहले जो स्पीड थी, गति थी, वो धीमी थी, लेकिन उनके पास अनुभव अच्छा है। पुराने लोगों के अनुभवों को हमको मानना चाहिए, चाहे वो माता पिता हो, गुरु हो, बड़े भाई बहन हो, या सोसाइटी में दूसरे रहने वाले दूसरे लोग हों जो प्रेरित करने के लिए काम करते हैं। किसी भी तरीके के गुरु हो, धर्म गुरु हो, उनकी बातें माननी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ परिवर्तन की बात जब हम करते हैं तो स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि जब भी परिवर्तन की बात होती है तो युवा ही परिवर्तन ला सकता है। बिल्कुल सही। समाज में परिवर्तन लाने की ताकत सिर्फ युवा में है और युवा ही इस आंदोलन को सबसे तेज गति से चला सकता है। और जब परिवर्तन की बात हम करते हैं तो इस बात को भी हमको मानना और समझना चाहिए कि आज का युवा साधनों से संपन्न है। उसके पास वो ताकत है कि जब हम पहले कहीं, आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि पहले तार भेजते थे, चिट्ठियां भेजते थे, उसके बाद बात होती थी। मुझे भी अच्छी तरह याद है कि जब हम सर्विस में आए थे तो गांव में एक फ़ोन होता था, लैंडलाइन, उस पर फ़ोन करके हम बोलते थे भाई हमारे युवा मंडल के अध्यक्ष को बुलाओ, और वो बुलाते थे। 2 घंटे बाद में फिर हम उनसे बात करते थे, तब बात हो पाती थी। और अब तो मोबाइल है, 2 मिनट में बात होती है, सारा मैसेज पूरा क्या चाहिए आपको वो वहाँ तक प्रेषित किया जा सकता है और उन लोगों को प्रेरित किया जा सकता है कि आपको ये काम करना है, इस तरीके से करना है युवा मंडल के लोगों को। तो सुविधाएं तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इस बात को सीनियर लोगों को समझना चाहिए कि इन सुविधाओं का उपयोग वो अगर युवाओं को प्रेरित करने के साथ साथ उनको सही रास्ता दिखाने में करें तो इसका निश्चित रूप से बहुत बड़ा फायदा होगा और हमारी ताकत कई गुना तेजी से बढ़ेगी और युवाओं को जो मैसेज हम देना चाहते हैं वो बहुत तेज गति से हम दे सकते हैं जी। इससे युवाओं को तो लाभ होगा ही, लेकिन इसका सीधा असर ये होगा कि हमारा जो देश विकासशील देश है आज जी। और विकसित होने की दिशा में बढ़ रहा है, वो तेज गति से हम और दूसरे देशों से आगे निकल सकते हैं जी। चेंज की जब आपने बात की कि जब चेंज लाना होता है तो युवा ही चेंज ला सकता है। अब इससे मुझे एक चीज़ ये याद आ रही है कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो उस वक्त पेरेंट्स सिर्फ सोचा करते थे कि बेटे को इंजीनियर बना देंगे, बेटी को डॉक्टर बना देंगे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था जो आज प्रोफेशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं वो आज के युवा की वजह से एग्जिस्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया का इतना बेहतरीन उपयोग उन लोगों ने किया है कि वो इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं, कमा रहे हैं उससे और बहुत अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुद के लिए क्रिएट कर ली है।
तो ये बदलाव आया है पिछले 5-6 सालों में ही। आपको क्या लगता है कि आने वाले 10-20 सालों में क्या और भी बहुत अच्छे बदलाव आने वाले, और नए नए प्रोफेशंस आने वाले हैं जो युवा खुद के लिए बनाएंगे? बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। इसमें दो बातें हैं जो मैं कहना चाहूँगा जी। एक भारत सरकार इस संबंध में बहुत तेज गति से काम कर रही है जी। राजस्थान सरकार इसमें बहुत तेज गति से काम कर रही है, जिससे युवाओं को रोजगार मिले, युवा अपने पाँव पे खड़ा हो सके। और इसके लिए अभी मैं बताना चाहूँगा, आप थोड़े दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें था निश्चित रूप से वो भारत सरकार के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे रहे थे, राजस्थान सरकार की जानकारी दे रहे थे। तो उसमें निश्चित रूप से जानकारी दी गई कि अब आगे आने वाले दिनों में प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है। वो आप देखिए कितनी बड़ी बात है। जब हम मेडिकल में एडमिशन के लिए हमारे ज़माने में बहुत मशक्क़त होती थी और इन्हें गिने मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, और आगे आने वाले समय में अगर हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा तो कितने सारे डॉक्टर्स तैयार होंगे हमारे जी। और इंजीनियर्स का तो आपको मालूम ही है कि पिछले 10 साल में जो प्रोग्रेस हुई है, 15 साल में, कि हमारे देश में कितने इंजीनियर्स बन गए हैं। और फिर तो बात ये भी हुई कि इतने ज़्यादा इंजीनियर बन गए कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा जी। लेकिन अब स्थितियाँ बदल रही है, अब स्टार्टअप की बात हो रही है, और स्टार्टअप इंडिया के बारे में बात जब हो रही है तो नई नई इनोवेशन के साथ में हमारे युवा अपने अपने प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, और यहाँ तक कि युवा और महिलाएं दोनों आगे बढ़ रहे हैं। युवा में महिला भी शामिल है और पुरुष भी शामिल है। Correct. लेकिन हम इस बात के लिए अच्छी तरह से सहमत हैं, जानते हैं कि मुद्रा योजना भारत सरकार ने शुरू की और उसमें महिलाओं की भी बहुत बड़ी भागीदारी रही जी। और मुद्रा लोन लेकर के बहुत सारे लोगों ने अपना जो है व्यापार शुरू किया, उद्योग शुरू किया, और बहुत सारे युवा अभी अपना काम धंधा खूब अच्छे ढंग से कर रहे हैं। यानी पहले की बात, हमारी जो सरकार ने का सीधा सा संदेश था कि पहले नौकरियों के लिए प्रयास किया जाता था, अब ये कहा जा रहा है कि आप नौकरी देने वाले बनिए, अपने आप को इतना ताकतवर बनाइए, अपने खुद के उद्योग धंधे आप अपने लगाइए, जिससे आप दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सकें। वंडरफुल। तो यही एक बहुत बड़ी बात है कि आप अपने पैरों पे तो खड़ा हो ही रहे हैं, लेकिन इतना ताकतवर बनिए कि दूसरे और लोगों को रोजगार दे सकें। बिल्कुल। जाते जाते आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को एक निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि आगे आने वाले समय में वो अपने कुछ संस्कार बनाएं जी। अपने संस्कार ऐसे बनाएं कि हाँ, आपको ये करना है या ये नहीं करना, क्योंकि आगे आने वाला समय ऐसा है। अभी आज की स्थिति भी ऐसी है कि रोकना टोकना बुरा लगता है युवाओं को, कि मुझे रोक दिया, मुझे टोक दिया, मुझे बोल दिया जी। तो ऐसी कोई स्थिति आए नहीं कि आपको कोई रोके, कोई टोके, कोई बोले। दूसरे शब्दों में मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने ऐसे संस्कार बनाइए जो आपको तो संबल और ताकतवर बना ही सके, इससे आपके माता पिता को भी गर्व महसूस हो सके और उनको लगे कि हाँ, उनका पुत्र या उनकी पुत्री इतने सक्षम है कि वो अपने आप को तो अच्छा रख ही रहे हैं, अपने परिवार को और अपने देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, जैसा कि सर ने बताया, बिल्कुल सही बात बताई। क्या ज़रूरी है ये तो जानना ज़रूरी है ही, लेकिन क्या नहीं करना है ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हमें एनलाइटन किया। ऐसे ही और स्पेशल टॉपिक्स के लिए आप देखते रहिए स्पेशल कार्यक्रम। अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।